नमस्कार साथियों। आज हम आर एस मेंस 2026 जो फतेह करने की सीरीज है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से मेंस मेंस के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होने वाला है और बहुत हेल्पफुल होगा और सीधे जो मेंस के नंबर है वो बूस्ट अप करेंगे। इसके लिए आज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी का एक रामबाण सॉल्यूशन होने जा रहा है। किस प्रकार से एनसीईआरटी को हम जो की बात करें, कम से कम जो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है वो कम से कम आपके 2000 पेज की एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी होगी, जैसे पॉलिटी मान लो तो एक, लेकिन हम उसको कैसे इंक्लूड करके मिनिमम 100 120 के आसपास पेजों में इसको कंक्लूड करेंगे। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप एक बार अगर 15-20 दिनों में इसको कर लेते हैं तो आप ये मान के चलना कि किस प्रकार से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो और आंसर में जो धार आएगी उसका तो कहना ही क्या, कोई सानी नहीं होगा और फिर आंसर में नंबर मिलते हैं। क्योंकि हम किसी गाइड को पढ़ करके वो मेंस में नंबर नहीं ले सकते, और वो हमने 2023 और 2000 जो 24-25 में जो मेंस हुआ है उसमें हम देख चुके हैं कि किस प्रकार बच्चों को जो थर्ड पेपर है उसमें सबसे कईयों के 20 नंबर आ रहे हैं, कईयों के 30, कईयों के 40 और जिसके बहुत अच्छे उसके 60 से तो ऊपर कोई है ही नहीं, ये मान के चलो। तो इसी दृष्टि से ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमने भी ऐसे जो इनिशिएटिव है वो किए हैं। इसी दृष्टि से बात करें तो हम बात करते हैं भारत क्लास 7 की एनसीईआरटी से। क्लास 7 की एनसीईआरटी में बात करें, क्योंकि 6 की एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट भी नहीं है, और सेवन की जो एनसीईआरटी है एक चैप्टर की बात करें तो लगभग अपना एक पेज में समाप्त होने वाला है। 7, 8 ये छोटी छोटी एनसीईआरटी है। उसके पश्चात बात करें तो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में जैसे 1955 में यूएस में नागरिक अधिकार आंदोलन हुए, 1964 में नागरिक अधिकार लागू हुए। उसी प्रकार चैप्टर 2 आ जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की क्या भूमिका है, ठीक है, और किस प्रकार से डीपीएसपी में क्या प्रावधान है, डीपीएसपी में क्या प्रावधान है, और स्वास्थ्य के लेकर के इम्प्लीमेंट के लिए क्या है। केरल ने इसमें एनसीईआरटी फैक्ट दिया हुआ है कि 1994 में 45% बचत ग्राम पंचायतों को प्रदान किए, और अब केरल पोषण है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, शिक्षा है, लिंगानुपात है और मानव विकास सूचकांक में बात करें तो प्रथम स्थान पर आ गए। ये सब चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई सानी नहीं है। अब तीसरे में स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है। इसमें हम बड़े बड़े देख लेते हैं, जैसे कि बात करें तो राज्यपाल की भूमिका क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति क्यों है, स्टेट गवर्नमेंट में देख लेते हैं, क्योंकि ये 7th क्लास की एनसीईआरटी तो उसके हिसाब से लिखी गई है। गठबंधन सरकारें क्या है इसके बारे में 2 लाइनों में बता दिया, ठीक है। फिर है निर्वाचन क्या है, बहुमत क्या है, ये सब टॉपिक्स जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। जैसे अध्याय 4 आ गया, इसमें अस्मिता क्या है। अस्मिता का अर्थ है कि स्वयं के होने की पहचान है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए पहेली टाइप के ज्यादा दिए हुए हैं। अब अध्याय 5 है, औरतों ने कैसे बदली दुनिया। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि इन सब चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और मतलब बात रहे क्योंकि महिला सशक्तिकरण का निबंध है, अभी नारी बंधन शक्ति अधिनियम कैसे चर्चा में रहा है, कैसे सरकार ने है उसे गिरा दिया है, मतलब विपक्ष ने गिरा दिया है। ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य अगर डालेंगे, फिर आप क्या करो कि जो कि एक आत्म सम्मान फिल्म जो तापसी पन्नू की है, वो किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, कैसे वो महिला के विरुद्ध ही, ठीक है, खड़ी हो जाती हैं, कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती हैं। तो इस फिल्म में कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों से कम पीड़ित है और महिलाओं से ज़्यादा पीड़ित है, यो भी इसमें समझाया गया है। तो ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, और ये सब कैसे आता है। अब जो अध्याय 6 है, संसार माध्यमों को समझना, वो भी देख सकते हैं। फिर इसमें मीडिया दिया गया है, और फिर लोकतंत्र और संसार का माध्यम का आधार क्या है वो भी है। फिर नागरिक जानकारी क्या है, सरकार के जो कार्यों के बारे में जानकारी देता है, सार्वजनिक विरोध की माध्यम बन सकता है, पीआईएल का आधार बन सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट मीडिया का क्या है। इन सब का हम यूज किस में कर सकते हैं, इन सब का हम यूज बात करें तो एक हमारे जो निबंध टॉपिक है 40 नंबर का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो ये समझाया गया शुरुआत में कि मीडिया कैसे है, मीडिया मीडियम से बना है, इसका अर्थ क्या होता है कि संसार का माध्यम होता है। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और इसे नंबर देने वाले। अगला अध्याय, अब क्लास 8 की आ जाती है। क्लास 7 कितने हो गई, 3 पेजों में हो गई, 1, 2,
और 3, ये 3 पेजों में क्लास 7 हो गई। अब क्लास 8 आ गई। 8 में क्या है, भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये मेंस के हिसाब से देखो, इसमें उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें सीधे सीधे ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये इतना लिख देते हैं और एनसीईआरटी का लिख देते हैं, तो मेरे हिसाब से जो नंबर काटने की गुंजाइश है वो नहीं होती है। और भारतीय संविधान है वो सीधा सीधा संविधान की प्रकृति है वो अपने जो टॉपिक्स है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स के हिसाब से वो फैक्ट भी दिए हुए हैं, ये इधर से लिख लिया थोड़ा परी के हिसाब से, तो वो भी भाई किसने संविधान सभा की मांग की, क्या कुछ किया, तो वो इधर लिख लिया। तो अब है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। इस बार जो नया सिलेबस 2026 में चेंज हुआ है उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा की प्रकृति, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण तो क्या है। तो वो यहाँ से उठ सकते हैं कि उसमें क्या क्या लक्षण है, कि राष्ट्रपति को इस बात पर विचार किया गया कि स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब दिए गए हैं, ठीक है उसमें। और फिर की बात रहे तो परिणाम संविधान सभा की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के ये 2021 आरएस मेंस में आ चुका है कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से सभी मतों का प्रतिनिधित्व है, और संविधान निर्माण के समय क्या क्या चुनौतियां थी वो दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से ये मतलब ये देख लेना कि आरएस का जो अपना सिलेबस है, आप देख लेना कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सिलेबस अपने जो बनाए हैं वो एनसीईआरटी के आधार पर बनाए हैं। फिर है फेडरलिज्म है, कितनी बार पूछ लिया। अब तो नया टॉपिक आ गया है कि संघवाद की बदलती प्रकृति क्या है, तो वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि संघवाद क्या है तो वो लिख पाना बहुत कठिन होता है। फिर दूसरा बात रहे तो संसदीय शासन पद्धति है, हमारे एक टॉपिक है कि शासन की पद्धति है। तो एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पद्धति होती है, दूसरी संसदीय पद्धति होती है, जो कि भारत में संसदीय पद्धति का शासन है, अमेरिका में राष्ट्रपति के हैं। फिर है शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से करते हैं, सीधा सीधा दिया हुआ है। फिर है फंडामेंटल राइट्स के बारे में दे दिया कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स हैं। और उसके पश्चात की बात रहे तो ये इसमें लिखित अधिकार दिए, ये सब डीपीएसपी और इनके बीच में अंतर बता दिया। फिर है धर्मनिरपेक्षता, इसमें क्या है, आर एस मेंस 2023 में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, और आर एस मेंस 2000 जो 24 में हुआ था, 24 वाला है आर एस में, उसमें कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा सीधा यहाँ से फैक्ट पूछ लिया। और आगे बताऊंगा 9th क्लास में धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक एक अकेला ऐसा टॉपिक दिया हुआ है कि पूरा एक अध्याय दिया हुआ है, तो उसमें से अगर कवर करते तो हम अच्छे नंबर ले सकते थे, ठीक है। अब है भारतीय किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनका उद्देश्य किस प्रकार से हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ये देखो ये आ गया धर्मनिरपेक्षता की समझ क्या है, इससे और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो इतना अगर आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में होता तो मैं मानता हूँ कि आप इस बार बहुत शानदार उत्तर लिख के आते, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पावर है। हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। अब पूरा संसद के बारे में बताएगा कि किस प्रकार से संसद है, किस प्रकार से हमने संसद की मांग की, किस प्रकार से जो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उससे हमारी संसद हमारे सामने आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो संसद की भूमिका क्या है, ठीक है। सैद्धांतिक जनता की तंत्रिका क्या है, सरकार के जो नियंत्रण के तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। संसद में कौन लोग है संसद में, ये सब देखो। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र क्या है, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। अब है लॉ की समझ किन्हें होनी चाहिए, ये इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और कानून का शासन क्या होता है, राष्ट्रवादियों ने क्या देन दी थी, संविधान के बाद का भारत कैसा है, नए कानून के निर्माण किसके द्वारा होते हैं, ठीक है। अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून क्या होते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका है उसका वर्चस्व है, या किस प्रकार से न्यायिक समीक्षा की जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन है। हम हमारे दिया हुआ है कि न्यायप्रियता क्या है, पूरा मतलब न्यायपालिका है, पीआईएल है वो दिया हुआ है, तो इस चैप्टर में दिया हुआ है, इससे बाहर पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, जो इंटीग्रेटेड न्यायपालिका की अप्रोच है वो क्या है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अगला अगला चैप्टर है, जैसे इसमें न्यायपालिका का ही चैप्टर चल रहा है, पीआईएल क्या है, सीधे सीधे टॉपिक दिए हुए क्या अभाव है, ठीक है। अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार है, इस बार पूछ लिया कि किस प्रकार से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 5 नंबर पूछ लिया कि समानता है, तो वो
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ये देखो, इसमें इसमें भी दिया हुआ है कि बात रहे किस प्रकार से इन तीनों में समानता है। तो ये एनसीईआरटी के सीधे सीधे टॉपिक्स उठाए जाते हैं। अब ठीक है, आशयकरण की समझ में किस प्रकार से आशयकरण है, गरीब तबका क्या है। हम जब मेंस में अध्ययन करते हैं कि जो गांधी जी का बात रहे तो अपलिफ्टमेंट का सिद्धांत है कि बात रहे तो पूर्ण जो स्वराज चाहते हैं वो की बात रहे, निम्न तबके की बात करें तो वो आशयकरण में कौन कौन से वर्ग हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है, ये सब है। इनके उपचार के लिए हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, संविधान है, कानून है, शिक्षाएं हैं। अल्पसंख्यकों के लिए हमने क्या प्रावधान किए हैं संविधान में, दलितों के लिए क्या प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, महिलाओं के लिए क्या है। ठीक है, अब एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान, और ये तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि संविधान की प्रकृति, नेचर के बारे में अध्ययन पूछ लिया है। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में तो 5 नंबर में पूछ ले, 10 नंबर में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। अब क्लास 8 की एनसीईआरटी खत्म हो गई है, अब क्लास 9 शुरू हो गई। यहाँ से लोकतंत्र क्या भाई, क्यों, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और उस समय से लोकतंत्र की क्या सीमाएं हैं, नेता बदलाव करते हैं, सत्ता की लड़ाई होती है, और बहस व चर्चाएं होती है, चुनावी लड़ाई होती है। ये इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए गए हैं। उत्तरदायित्व है, जवाबदेही होता है लोकतंत्र में, लेकिन जो डिक्टेटरशिप होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसकी पूरी जो संरचना है वो दी हुई है। सरकार का गठन, फैसले, अधिकार, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये किस किस प्रकार से विभाजन, सांप्रदायिकता, तनाव और हिंसा के बीच हुआ, देशी रियासतें को किस प्रकार से आज़ादी मिली, किस प्रकार से क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दे उभरे। ठीक है, संविधान निर्माण में राष्ट्रवादी आंदोलन की सूझबूझ थी। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछने लायक है कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण राष्ट्रवादी आंदोलन की सूझबूझ थी। तो हमें पता चलेगा 2008, ठीक है, बात रहे तो जब आंदोलन हुआ था उसी दौरान लोकतंत्र समेत बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनने का काम भी हो चुका था, क्योंकि अधिकतर नेता गांधी हैं, नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सब क्या है, लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे, और समय समय पर जो संसदीय व्यवस्था है उसमें भी अपना मुद्दा उठा रहे थे। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर अम्बेडकर ने क्या किए, इनके बारे में है। फिर है संविधान सभा के बारे में पूरा दिया हुआ है। फिर है भारतीय संविधान सभा के बारे में पूरा दे दिया कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ। फिर है ये देखो, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या क्या है, क्या ये वहाँ वो क्वेश्चन हो जाता कि संविधान सभा में है जो कौन कौन से नेतृत्व की भूमिका थी, और गांधी जी ने इसके बारे में कब एक परिकल्पना कर ली थी कि हम अगर अपना संविधान बनाएंगे तो कब बनाएंगे। ठीक है, और 1931 में यंग इंडिया में एक लेख में गांधी जी स्वयं लिखते हैं कि मैं एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी से मुक्त करे तथा गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश, ठीक है, देश में वह आज़ाद है, और ऐसा भारत उच्च और निम्न का नहीं हो बल्कि औरतों और मर्दों को एक जैसे अधिकार मिले। ये गांधी जी ने कल्पना कर ली थी। तो भारतीय संविधान के ये मूल में थे। अम्बेडकर ने क्या कल्पना की थी, ठीक है, संविधान का दर्शन क्या है, इस बार सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, उस साथ है, ठीक है, संविधान संशोधन क्यों होते हैं, अनुच्छेद 368 का जिक्र कर लेंगे। इस नेक्स्ट की बात करते हैं कि किस प्रकार से चुनावी राजनीति है, ठीक है, दलगत राजनीति है। इस बार जो जन आंदोलन है उसका मुद्दा उठला था। फिर है किस प्रकार से इसका नेक्स्ट तो ये है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, चुनावी प्रतिद्वंद्विता है, इससे ये हो जाता। और भारतीय जो चुनाव सिस्टम है, भारतीय चुनाव प्रणाली है, निर्वाचन का क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और फिर है मतदाता सूची है, जो इस बार की बात है तो SIR है, अनुच्छेद आर्टिकल 325 के तहत, तो 324 के तहत हो रही हैं, किस प्रकार से हैं, और इसका भी मुद्दा बन सकता है। और फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कंपलसरी है। जब संविधान सभा में अंबेडकर जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चुनाव में ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुनाव का शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने इसके बारे में कुछ इसके गुणावगुण बताए थे, गुण भी बताए थे, अवगुण भी बताए थे, और कार्य स्वतंत्र किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से संविधान सभा है उसका निर्माण हुआ था। फिर संस्थाओं का कामकाज क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसमें काम कर रही है, PM की कैबिनेट क्या कर रही है, संसद में कुछ जो समितियां बनी है वो क्या कर रही है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त बैठक का प्रावधान है इसमें, जो ये सब इनकी संस्थाएं तो है जो कि शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आगे क्या,
ठीक है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका इसमें कार्यपालिका में क्या क्या है, कार्यपालिका में कौन कौन है, स्थायी कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है, महत्वपूर्ण फैसले हैं, मंत्री है, नौकरशाह है, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, किस प्रकार से मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इस बार ये 10 नंबर वालों में बहुत ज़्यादा पूछने के अधिकार है, चांस बन रहे हैं अधिकतर। और भारत के राष्ट्रपति के बारे में बता दिया कि भाई संविवेकीय पावर्स उसकी कौन कौन सी हैं, ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। लोकतंत्र, उसके लोकतांत्रिक अधिकार क्या 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 है, अधिकार किसे कहते हैं, हमें अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो 9th-10th का जो बच्चा होता है वो समझता है, उसी प्रकार से हमें समझने के लिए। इसके अलावा स्वतंत्रता के जो राइट्स है, अधिकार है, वो क्या है, ये सब है। तो ठीक है, उससे जमा होना है, शोषण के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक, और ठीक है, हमें कैसे मिल सके इसके लिए हमने कुछ 5 प्रकार की रीट्स दी हैं, उसके बारे में भी बात की है। अधिकारों का, ठीक है, अधिकारों का दायरा क्या होना चाहिए, कितने टाइम में होना चाहिए, इस पर भी बहस समय समय पर हुई है। ये सब एनसीईआरटी ने बता रखे हैं, ठीक है। अब है क्लास 10th शुरू शुरू हो चुकी है, क्लास 10th सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होने, क्षैतिज वितरण क्या होता है सत्ता का, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, सामुदायिक सरकारें क्या होती हैं, इसके अलावा की बात है जो दावेदारी का विकल्प होता है वो क्या होता है, ये सब सत्ता की सरकारें ही तो है, ठीक है, इनके बारे में परिचर्चा की गई है। फिर संघवाद का जो टॉपिक है, संघ सबसे ज्यादा परेशान करता है, लोगों को मिलता नहीं है, वो टॉपिक्स उसके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार संघवाद की ये 7 विशेषताएं बताई गई हैं कि किस संविधान व्यवस्था में है, वित्तीय स्वायत्ता है, और ये सब संघवाद के बारे में है। फिर की बात रहे आदर्श संघीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, संघीय शासन व्यवस्था के दो तरीकों का गठन किया गया है, वो कौन कौन से, पूरा संघवाद दिया हुआ है। और फिर की बात रही, छोटा सा डायग्राम बता दिया है कि किस प्रकार से संविधान राज्यों का संघ है, किस प्रकार से भारतीय संघवाद की व्यवस्था जो कारगर हुई है, कैसे अच्छी साबित हुई है। भाषा के आधार पर हमने जो कि गठन की मांग की, वो कठिन परीक्षा, पहली कठिन परीक्षा थी संघवाद के सामने क्या थी, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो ये सब एनसीईआरटी जो बेसिक लेवल से अपने को ज्ञान देता है वो इसके बारे में दिया गया है। फिर की बात रहे तो जो स्टेट सेंटर रिलेशन है उसके बारे में भी बात की गई, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का ही पार्ट है। संघवाद में नीचे क्वेश्चन है कि केंद्रित संघवाद कैसे है, भारतीय केंद्र संघवाद, केंद्रित संघवाद कैसे है, कि जो योजना आयोग है उस समय मुद्दे उठते थे कि भाई संपूर्ण निर्णय है वो केंद्र लेती है, और वर्तमान में जो नीति आयोग है उसका मुद्दा ये है कि बात विकेंद्रीकरण ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तो ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ शासन व्यवस्था है। भारत में वीकेंड डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में 73 संविधान संशोधन के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं, इनके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार हमें देने बाकी रह गए हैं, वो सब दिए गए, पोषण है, पालन है, शिक्षा है, वेतन है, ठीक है, कौशल है, ये सब इनके बारे बात की गई है। एक नारीवाद का जो कंसेप्ट चल रहा है क्या है, फेमिनिज्म क्या है, ठीक है। और हमें जैसे टॉपिक्स है, एक और बता देना चाहता हूँ, इन टॉपिक्स के साथ साथ आप क्या करो कि साथ में जो इनसे रिलेटेड जो सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने वाली फिल्म्स हैं, फिल्म्स वास्तव में समाज का आईना होती है। कुछ असामाजिक तत्वों की गलत धारणाओं के कारण या कुछ ऐसे कंटेंट के कारण की बात रहे तो इनको हीन दृष्टि से देखा जाने लगा है, लेकिन ये जितनी समाज में जागरूकता लाती है उतना बात रहे तो कोई और तत्व ला ही सकता है। ये निश्चित रूप से जो भारतीय समाज को सुधारने में या भारतीय समाज को जो शिक्षित करने में या जो परिवर्तन का आधार है, सिनेमा ने बहुत अहम रोल किया है। धर्म और अब आगे देखते हैं कि धर्म है, सांप्रदायिकता की राजनीति किस प्रकार से, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको गाइड्स में नहीं मिलते। धर्म को गांधी ने क्या कहा है कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये गांधी खुद कहते हैं, ठीक है। धर्म से उनका मतलब था कि नैतिक मूल्यों से था, न कि कोई धर्म संप्रदाय या समुदाय से था। महिला समूह क्या है, मानवाधिकार समूह क्या है, उपभोक्ता के मुद्दे, धर्म, राजनीति, सांप्रदायिकता, ये देखो सांप्रदायिकता का मुद्दा है। और हर बार क्वेश्चन पुटअप होता रहता है। सांप्रदायिकता की राजनीति किस प्रकार से, धर्मनिरपेक्ष शासन किस प्रकार से हो, इसके बारे में भी है। ये जो केस दिए गए हैं के वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाद, इसके बारे में भी है। मनोहर लाल शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया वाद, ये सब सांप्रदायिकता के केस है।
कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता ने समय समय पर नए नए रुख अपनाए हैं। जाति और राजनीति क्या है, उस साथ जाति और राजनीति है, किसका कथन है कि जाति, भारतीय जाति का राजनीतिकीकरण हो गए हैं। ठीक है, ये जातिगत असमानताएं क्या क्या है, श्रम का विभाजन है, जातिगत मुक्ति किस प्रकार से है, आधुनिक भारत में बदलाव के लिए क्या है, राजनीति में जाति किस प्रकार से है, राजनीति में जाति के रूप क्या है। अगर 10 नंबर में पूछ लिया तो ठीक है, टाइम टाइम फीस हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दे हमें सामान्यतः उन किताबों में नहीं मिलते कि जो हम पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का जो पावर है उसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ठीक है, चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं, यह ठीक है धारणा मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जाति के अंदर राजनीति है। ये सब क्या है, ये सब की बात करें तो जो जिस्ट है, एक प्रकार का जिस्ट है, जो कि आपकी आंसर राइटिंग में एक प्रकार से क्या कर सकता है, बहुत एनरिच कर सकता है और आपकी समझ को बहुत बढ़ा सकता है। तो देखते हैं। और नेक्स्ट के जो 11th-12th की जो पॉलिटी है और उसके नोट्स किस प्रकार से मैं टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूंगा, जिसे आप पढ़ना और मेरे नोट्स पर ही निर्भर नहीं रहना, मेरी मानो तो खुद से बनाना। जो की बात रहे तो, क्योंकि जो का मुहावरे या कहावत भी है कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है, अपने किए हुआ काम होता है वो सर्वोच्च सिद्ध होता है। इसलिए ये इतना मान के चलना और बताना कि किस किसने वो स्वयं नोट्स बनाए हैं और किसी ने बना दिए तो टेलीग्राम पे भी शेयर करना, जिससे कि बात रहे हमारा ये जो 20 मिनट का बनाया गया जो वीडियोज हैं वो सार्थक सिद्ध हो जाए। थैंक यू।